नमस्कार। हिंदी स्पेशल में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में एक छोटा सा टॉपिक वाच्य के बारे में पढ़ेंगे। वाच्य जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से एक दो प्रश्न ज़रूर आता है और हम गलतियाँ करके चले आते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम लोग वाच्य को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। आइए परिभाषा देखते हैं। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिससे यह पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। अब कहने का मतलब, वाक्य में हमें प्रधानता पता करनी है कि वाक्य में मुख्यता, वाक्य में कौन मुख्य है, कौन प्रधान है, यानी पूरा वाक्य किसके हिसाब से संचालित हो रहा है। जैसे देखिए, अब इसको हम जानेंगे कैसे। अब इसको जानने की ये ट्रिक है कि हम क्रिया को देखेंगे, क्रिया किस लिंग में है और क्रिया किसके अनुसार लगाई गई है। ठीक है, जैसे क्रिया कर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार लगाई गई है या फिर भाव के अनुसार लगाई गई है। इसी से हम पकड़ेंगे कि वाक्य में प्रधानता किसकी है। जैसे उदाहरण देखिए, रमा पुस्तक पढ़ती है। अब जो क्रिया है वह पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे पढ़ना के जगह पढ़ती तो स्त्रीलिंग में लगाया गया है। तो रमा देखिए, जो कर्ता है, इस वाक्य की कर्ता रमा है। और जैसे कर्ता की परिभाषा ही होती है कि कार्य को करने वाला, तो जो पढ़ने का कार्य है वह रमा कर रही है, तो इस वाक्य में रमा कर्ता हुई। तो अब पढ़ना क्रिया जो है वह रमा के हिसाब से लगाई गई है कि रमा पुस्तक पढ़ती है। अब ये नहीं कहा गया कि रमा पुस्तक पढ़ता है। अगर यहीं पे राम होता तब फिर राम के अनुसार लगता कि राम पुस्तक पढ़ता है, लेकिन यहाँ पे रमा स्त्रीलिंग है, इसलिए पढ़ना भी स्त्रीलिंग में लगाया गया है। तो यहाँ पे जब क्रिया कर्ता रमा के अनुसार लगाई गई है स्त्रीलिंग में, तो यहाँ पर कर्तृवाच्य होगा। अब अगला उदाहरण, पुस्तक पढ़ी जाती है। अब देखिए, इसमें जो क्रिया है पढ़ना है और वह क्रिया पुस्तक के हिसाब से स्त्रीलिंग में लगाई गई है, इसलिए अब चूँकि पुस्तक कर्म है और इसके अनुसार लगाई गई है, तो जब कर्म के अनुसार क्रिया लगाई गई है तो यहाँ पर कर्मवाच्य होगा। क्योंकि अब पुस्तक पढ़ी जा रही है तो इसमें कर्ता का पता तो है नहीं कि पता नहीं किसके द्वारा पढ़ी जा रही है, बस इतना है कि पढ़ी जा रही है। अब हम कर्म और कर्ता, कर्म या सकर्मक अकर्मक, ये कैसे पहचानेंगे, इसके पहले वाले वीडियो में आप जाके अच्छे से देख सकते हैं। अब कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य या सकर्मक अकर्मक का वीडियो बहुत अच्छे से हमने पीछे पढ़ा रखा है, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, पुस्तक पढ़ी जाती है तो पुस्तक कर्म है और पुस्तक के हिसाब से क्रिया लगाई गई, इसलिए यहाँ पे कर्मवाच्य होगा। अब मुझसे चला नहीं जाता, यहाँ पे चला नहीं जाता तो कुछ तो मजबूरी होगी, हो सकता है बहुत थक गए हों या फिर हाथ पैर सही से काम नहीं कर रहे हों, बहुत काफ़ी थकान हो या तबीयत खराब हो, मतलब एक भाव प्रकट हो रहा है, तो यहाँ पे भाववाच्य होगा। अब इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ लेते हैं क्या है। तो वाच्य के भेद जान लेते हैं। वाच्य के भेद कितने होते हैं? तो वाच्य के कुल 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आइए एक एक करके डिटेल से जानते हैं क्या होता है कर्तृवाच्य। तो कर्तृवाच्य जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो या क्रिया कर्ता के अनुसार लगाई गई हो, वहाँ पे कर्तृवाच्य होगा। अब जैसे देखिए, लड़का आम खाता है। अब इसमें हमें कुछ नहीं देखना है, बीच में क्या है नहीं है उससे मतलब नहीं, हमें बस क्रिया पकड़ना है कि क्रिया का जो लिंग है और जो वचन है और पुरुष, वह किसके अनुसार लगाया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए, खाता है, लड़का आम खाता है, मतलब जो खाने की क्रिया है वह लड़का के हिसाब से लगाई गई है। लड़का चूँकि पुल्लिंग है तो खाना क्रिया भी अब खाता, जैसे लड़का आम खाती है ऐसे कर दें तो फिर ये गलत हो जाएगा।
यहाँ पे लड़का आम खाता है, तो खाने की क्रिया लड़के के हिसाब से लगाई गई, इसलिए यहाँ पर कर्तृवाच्य होगा। अब सीता पुस्तक पढ़ती है, चूँकि सीता, अब पढ़ना क्रिया यहाँ पे सीता के हिसाब से, जैसे सीता स्त्रीलिंग है और इसमें क्रिया पढ़ना है, तो सीता को ध्यान में रखते हुए, सीता स्त्रीलिंग है इसलिए पढ़ना क्रिया भी स्त्रीलिंग में पढ़ती है लगाई गई है, तो यहाँ पे कर्तृवाच्य होगा। अब राम पत्र लिखता है, यहाँ पे देखिए क्रिया देख लेते हैं, जैसे लिखना क्रिया, यहाँ पे लिखता, अगर लिखती होती तो फिर स्त्रीलिंग में हो जाता, लेकिन राम एक पुल्लिंग है तो लिखना क्रिया भी पुल्लिंग में लगाई गई है, तो इसलिए यहाँ पर कर्तृवाच्य होगा। मतलब जो लिखने की क्रिया है वह राम के अनुसार अर्थात कर्ता के हिसाब से लगाई गई है, इसलिए यहाँ पर कर्तृवाच्य होगा। अब कर्मवाच्य देख लेते हैं, कर्मवाच्य क्या होता है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और जो क्रिया होती है वह कर्म के अनुसार लगाई गई होती है। जैसे देखिए पत्र लिखा जाता है, तो अब पत्र लिखा जाता है, तो अब ऐसा नहीं कह सकते कि पत्र लिखी जाता है, क्योंकि पत्र पुल्लिंग है, तो इसलिए जो लिखने की क्रिया है वह भी पुल्लिंग में लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पत्र लिखा जाता है, यानी लिखने की जो क्रिया है वह पत्र के अनुसार पुल्लिंग, क्योंकि पत्र भी एक पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग में प्रयोग की गई, इसलिए यहाँ पर कर्मवाच्य होगा। अब पुस्तक पढ़ी जाती है, क्योंकि पुस्तक कर्म है और पढ़ना क्रिया है, तो पुस्तक के हिसाब से जो पढ़ने की क्रिया है वह स्त्रीलिंग में लगाई गई है। अब आम खाया जाता है, आम पुल्लिंग है और खाया जाता है, तो खाने की क्रिया भी पुल्लिंग में प्रयोग की गई है। अब यहीं पे कहा जाता है आम खाई जाता है, तो ये थोड़ा अटपटा लग रहा है ना, सही नहीं होगा, तो इसलिए आम खाया जाता है, यानी आम जो कर्म है और उसके अनुसार खाने की क्रिया पुल्लिंग में प्रयोग की गई है, इसलिए यहाँ पर कर्मवाच्य होगा। अब कर्मवाच्य में एक बात और ध्यान देने की होती है कि कर्मवाच्य हमेशा और हमेशा सकर्मक ही होता है, अकर्मक नहीं होता। कर्मवाच्य में नाम से ही पता है, कर्मवाच्य मतलब यह हमेशा सकर्मक होता है, तो इसमें जो है कर्म के हिसाब से ही क्रिया प्रयोग की जाती है। ऐसे भी हम कर्मवाच्य को समझ लेंगे। और कर्तृवाच्य में क्या होता है, क्रिया सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। अब भाववाच्य जो कि सबसे सरल है, इसको भी देख लेते हैं। भाववाच्य क्या होता है, जब वाक्य में भाव की प्रधानता हो, अर्थात क्रिया कर्ता और कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार लगाई गई हो। ठीक है, अब जैसे उससे बैठा नहीं जाता, अब इसमें सीधी सी ट्रिक है कि वाक्य हमेशा और हमेशा नकारात्मक ही रहता है। जैसे उससे बैठा नहीं जाता, देखिए अब नकारात्मकता, एक पहली ट्रिक तो इसमें नकारात्मकता होगा, और दूसरा चीज़ बैठा नहीं जाता तो एक भाव झलक रहा है कि भाई हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो या वह बहुत थका हुआ हो। ठीक है, और राम से खाया नहीं जाता, अब राम से खाया नहीं जाता, हो सकता है उसकी तबीयत खराब होगी तब उससे खाया नहीं जाता, तो एक भाव भी झलक रहा है और इसमें नहीं शब्द, उन्हें नकारात्मकता का भी बोध हो रहा है, तो इससे भी भाववाचक संज्ञा होगी, इसका हम पता करें। अब धूप में चला नहीं जाता, भाई धूप में चला नहीं जाता, एक भाव ये है कि चला नहीं जाता, हो सकता है पाँव जल रहे हो भाई, बहुत काफ़ी धूप है तो इससे थकान भी लग गई हो, तो एक तो भाव झलक रहा है, दूसरा इसमें नकारात्मकता है, धूप में चला नहीं जाता। नहीं शब्द जहाँ पर भी आ जाए आप समझ जाना कि ये भाववाचक संज्ञा भाववाच्य यहाँ पे होगा। ठीक है, तो भाववाच्य को समझने का सीधा सा तरीका, आप नकारात्मकता जहाँ पे भी दिखे वहाँ पे भाववाच्य होगा। ठीक है, अब आशा करते हैं भाववाच्य आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।